आप क्राइम देखिए, आप ट्रैफिक देखिए। अगर राजधानी गैरसैंण चली गई तो ये क्राइम में और ट्रैफिक में एकदम सुधार आ जाए, पूरे प्रदेश में कह रहा हूँ मैं। ये हम ये राजधानी देंगे हम। ये इन्होंने जनता ने को फुटबॉल बना दिया, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। और ये जो पुनर्गठन अधिनियम 2000 का है, ये अपने में ही धोखा है। 8 तारीख से हम लगातार हर दिन हमारा एक नया आदमी कर्मी अनशन करता है, करीब 9 घंटे करीब बैठते हैं। तो हमारी जो भावना है वो पहाड़ की पीड़ा नहीं देखी जाए। आपने एम्स खोला कहाँ पे? ऋषिकेश में। कहाँ के लोग भर्ती किए? राजस्थान के। आपने डाक सेवक कहाँ के लगाए? हरियाणा के। मैंने तो एक अपने गांव में तमिलनाडु का भी देखा। कहाँ के हो कि तमिलनाडु से हो। लेकिन वो जो हमारा पुनर्गठन अधिनियम 2000 का उत्तर प्रदेश का बना, उस पर राजधानी की बात ही नहीं की गई। इन्होंने क्या बनाया, पलायन आयोग। अब उसका नाम बदल दिया वैसे उन्होंने, पलायन निवारण आयोग बना दिया, है ना। तो उस पलायन आयोग ने खुद ही पलायन कर दिया पौड़ी से देहरादून। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट स्टेप जो है रिवर्स माइग्रेशन के लिए गैरसैंण राजधानी पहला स्टेप। अरे तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। राजधानी गैरसैंण, एक ही मान एक ही नारा, गैरसैंण गैरसैंण। देहरादून में चूर नहीं, गैरसैंण अब दूर नहीं। जिनको लगती गैरसैंण में ठंड, वो छोड़े उत्तराखंड। पुत्रों की यही पुकार, गैरसैंण राजधानी आपकी बात। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकता विहार धरना स्थल पे। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिनका नाम जो है वो काफ़ी मशहूर है पूरे प्रदेश भर में। कई लोग इनको जानते भी होंगे और काफ़ी लंबे समय से ये धरने पर भी यहाँ पर बैठे हैं। आज 8 मार्च तकरीबन यहाँ पर ये धरना शुरू हुआ था और आज भी ये धरना लगातार जारी है। मांग सिर्फ एक है, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए, स्थायी राजधानी। ना सिर्फ ऐसी राजधानी कि सिर्फ आधे समय उसको राजधानी घोषित कर दिया जाए और उसके बाद सिर्फ वहाँ पर विधानसभा सत्र हो, वो भी 3 से 4 दिन में ख़त्म होकर वहाँ से निपट के सारे नेता नीचे आ जाएं। यही कुछ मांग लेकर हमारे साथ है विनोद रतूड़ी जी, जो पूर्व IAS भी है। लोग सेवानिवृत्त होने के बाद चाहते हैं कि हम सभी एक आराम का जीवन जिए, लेकिन एक कष्ट भरा जीवन जो है विनोद रतूड़ी जी ने चुना है। तो आइए सीधा उन्हीं के पास लिए चलते हैं कि क्या कुछ है आपकी जो गैरसैंण की मांग है, उसमें क्या कुछ आप चीज़ें सामने रख रहे हैं, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, वो सब हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, संविधान भारत का है जी। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसमें डिफरेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 12 में जो नया राज्य बनता है, पुराने राज्य से कार्व आउट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश से हम हुए थे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। जी। तो उनमें कहीं भी टेम्परेरी कैपिटल का प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल। अनुच्छेद भारत के संविधान, वी द पीपल, हम प्रस्तावना जानते होंगे उसकी। जी। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि कौशिक कमेटी एक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी। जब 94 में रामपुर तिराहा कांड हुआ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी हुई, दुर्व्यवहार हुआ, तो उस समय उन्होंने कौशिक कमेटी बनाई थी। रमाशंकर कौशिक जी एक मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में 5 और मंत्री थे उसमें, और एक सचिव थे उसके, वो मंत्रिमंडलीय समिति कहिए उसको। तो उस कमेटी ने कहा था कि जो उनको लग गया है उस समय मुलायम सिंह यादव को आंदोलन देख के रामपुर तिराहे का और दिल्ली का, कि हमको राज्य नया देना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ से पास करके ये भेजा था कि ये इसमें 8 पहाड़ी ज़िले होंगे। हरिद्वार की बात नहीं की थी कौशिक कमेटी ने। और ये कहा था साथ में कि ये जो गैरसैंण है, इसको उन्होंने एक तरह का जनमत सर्वेक्षण भी कराया था। तो 59.64% लोगों ने कहा था कि गैरसैंण ही इस आगामी जो पर्वतीय राज्य बनेगा उसकी राजधानी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब वो केंद्र को भेजा गया, नेचुरली वो केंद्र को रिपोर्ट गई होगी क्योंकि वो मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट थी। लेकिन वो जो हमारा पुनर्गठन अधिनियम 2000 का उत्तर प्रदेश का बना, उसमें राजधानी की बात ही नहीं की गई। उसमें जो है अस्थायी काम चलाने के लिए कि आप साहब देहरादून में काम चलाने, जब तक आपकी विधायिका डिसीजन नहीं करती। फिर इसी बीच क्या हुआ कि 8 जून 2020 को
हमारी जो तत्कालीन सरकार बीजेपी की थी वो भी, उन्होंने कहा कि वो साहब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, मतलब 2 अस्थायी राजधानी आज की तारीख में आपका। लेकिन अस्थायी राजधानी का कोई भी प्रोविज़न 25 साल पूरे हो गए और 26वां भी काफ़ी में दिन हो गए। ये अप्रैल शुरू हो गया 26वें साल का, राज्य बने हुए 9 नवंबर 2000 के बाद। तो कभी राजधानी देंगे हमको? ये इन्होंने जनता ने को फुटबॉल बना दिया, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। और ये जो पुनर्गठन अधिनियम 2000 का है, ये अपने में ही धोखा है, क्योंकि इसमें उस समय नाम रखा गया उत्तरांचल। और जो काम चलाओ सरकार बनी थी उसमें तो भाजपा ही की बनी थी वो, तो उन्होंने भी राजधानी के संबंध में कुछ कार्रवाई नहीं की। फिर आगे तिवारी, उन्हीं के टाइम पे एक दीक्षित आयोग बना दिया गया, स्वामी जी या कुशहरी जी या तिवारी जी, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता। उस दीक्षित आयोग ने कहा साहब ये तो दिल्ली से बहुत दूर है गैरसैंण, दिल्ली से देहरादून नज़दीक है, इसलिए राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, देहरादून होनी चाहिए, और यहाँ भूकंप आ सकता है गैरसैंण में। जबकि भूकंप आप देखेंगे तो कच्छ से लेके दिल्ली से लेके ये भूकंप जोन 5 जोन 4 सारे एरिया। देहरादून इटसेल्फ इज ए क्या कहते हैं उसे, अर्थ क्वेक प्रोन एरिया। शिमला भी है, या जो और पहाड़ के हमारी राजधानियाँ ईस्टर्न इंडिया की, वो सारी जो है अर्थ क्वेक प्रोन है। तो ये हमारे साथ धोखा हुआ है, और इसीलिए हमको लगा कि ये इस मुद्दे को अब आगे रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे को जाननी है कि जैसे अब हम कह रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी बननी तो चाहिए, इससे जनता का फ़ायदा क्या होगा? जनता के फ़ायदे की बात, क्योंकि हम ज़्यादातर इसी बात पे चर्चा रहती है। गैरसैंण की राजधानी की जितने भी मुद्दे उठाए हैं आज तक, जितने मुद्दे उठे हैं, हर बार यही मामला रहा है कि हाँ भाई जनता का फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा होगा क्या? आज तक ये कोई ढंग से समाधान नहीं बता पाया। चलिए मैं ही बताता हूँ। बिल्कुल। इन्होंने क्या बनाया, पलायन आयोग जी। अब उसका नाम बदल दिया, वैसे इन्होंने पलायन निवारण आयोग बना दिया है ना। तो उस पलायन आयोग ने खुद ही पलायन कर दिया पौड़ी से देहरादून। पौड़ी ज़िले में आप देखेंगे जो हमारा माइग्रेशन हुआ है डिफरेंट कॉजेज से, और इसी तरह अल्मोड़ा ज़िले में जो हुआ है, और जो हमारे पुरखों के गांव थे जिनमें कि आदमी रहना बंद कर दिए, लोग भूता कहते हैं उनको, तो मैं तो उचित शब्द नहीं मानता, हम तो पुरखों के गांव मानते हैं उनको। 2000 भूता, 2000 नहीं, 3000 तो बहुत पुरानी रिपोर्ट है, और अब वो संख्या बढ़ गई हो। और जो आपके, तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट स्टेप जो है रिवर्स माइग्रेशन के लिए गैरसैंण राजधानी पहला स्टेप, ठीक है, कि हमको अपने गाँव में अपनी जड़ों में वापस लौटना है, तो उसके लिए हमको पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चाहिए। तो आपकी सही है, क्योंकि अगर राजधानी अगर पहाड़ी क्षेत्र होती तो जब लोगों को या नेताओं को पहाड़ों की दिक्कतें दिखती, और शायद तब जाके पहाड़ों में कुछ ना कुछ ढंग के तरीके से विकास हो पाता। दूसरा अब स्वास्थ्य की बात, हमारे सारे अस्पताल रेफरल सेंटर बन गए। बिल्कुल। आपने एम्स खोला कहाँ पे? ऋषिकेश में। कहाँ के लोग भर्ती किए? राजस्थान के। शिकायत है? बिल्कुल। मैं नहीं जानता कि सच्चाई है कि नहीं। आपने डाक सेवक कहाँ के लगाए? हरियाणा के। मैंने तो एक अपने गांव में तमिलनाडु का भी देखा कि कहाँ के हो, कि तमिलनाडु से हो, है ना। जी। तो ये जो जॉब मतलब एक क्रिएट होंगे जब आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी प्लेस में करते हैं। अगर गैरसैंण में करेंगे तो गैरसैंण विकास परिषद एक इन्होंने 2014 में बनाया था, उसमें 2 ब्लॉक हैं, 2 विकास खंड हैं, गैरसैंण और चौखटिया, तो इनका तो विकास होगा ही होगा, ठीक है। तो ये, और इनमें जो अल्टरनेट जॉब होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होंगे, उनके चांसेस बढ़ेंगे। कोई दुकान खोलेगा, कोई मकान बनाएगा वहाँ, कोई जो है किराए पे देगा अपना होटल गैरसैंण में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे इसका। तो 94,000 करोड़ की आज की तारीख में हम कर्जे में हमारा प्रदेश, तो कर्जा कुछ तो कम होगा। जो कर्जा कहते हैं कि ये सब, कल एक कह रहे थे हमारे सज्जन आंदोलनकारी भी रहे कि ये सब खा गए, कर्जे को ये खा रहे। तीसरा शिक्षा, आपके प्राइमरी स्कूल 5,500 करीब बंद हो गए। 5 साल में 800 कुछ कह रहे थे, 826। उससे पहले जो है काफ़ी हो चुके, तो 5,500 के करीब प्राइमरी स्कूल बंद हो गए राज्य बनने के बाद। कैसी स्थिति है? बच्चे कहाँ हैं वहाँ? आपके बॉर्डर्स किससे लगते हैं? चौथा किससे लगता है? चाइना, नेपाल,
नेपाल से भी रोजी रोटी का संबंध था हमारा, आजकल तो बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे शायद, है ना। वहाँ भी क्रांति हो गई नेपाल में तो है, नए कोई प्रधानमंत्री आ गए शायद, कोई है आ गया। चाइना तो हमारा पुराना दुश्मन है, 1962 गलवान, है ना, उसने हराया भी था हमको 1962 में। तो अगर गांव के गांव खाली हो गए बॉर्डर एरिया से, तो देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही कष्टकारी होगा, बहुत ही दुखद होगा कि हम अपने देश, जैसे गलवान जैसी घटना अगर हो गई कहीं पे, आमने सामने की लड़ाई सैनिकों में हो रही है, तो हमारे सैनिकों का मनोबल तो ऐसे ही डाउन हो जाएगा कि हमारे पीछे तो कोई है ही नहीं, गांव के गांव खाली है, कोई है ही नहीं, किससे बात कर रहे हैं हम। चाइनीज़ तो सीखेंगे नहीं कि उन्हीं से बात कर ले ठीक है। तो देश की सुरक्षा के लिए ये राजधानी, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। और हमारा ये भी कहना है कि वहाँ पे आप चौखुटिया गेवाड़ घाटी को देखेंगे तो उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, बढ़िया, है ना। जैसे ये हमारा चिन्याली सौड़ में जो पुरानी हवाई पट्टियाँ फौज को दी गई हैं शायद, तो इससे देश की सुरक्षा बढ़ेगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो आपका टेरी डैम है, इसमें जो है आप सबमरीन को स्टेशन करिए उसके डैम के अंदर। तो ये हम कह रहे हैं, तो पहाड़ की जब तक राजधानी लेकिन पहाड़ में नहीं जाएगी तब तक शायद ये थोड़ा कम होगा। और पॉलिसीज़ आपकी बननी है या प्रोग्राम बनने हैं, ये सब बनने हैं, ये सब कहाँ बनेंगे? पहाड़ में बनेंगे। जो हमारे बच्चों को अभी गुलदार, एक बच्ची को पौड़ी में उठा के ले गया गुलदार, तो वो गुलदार नहीं रहता अगर हमारी राजधानी वहीं होती तो, है ना। या एक भालू एक बच्चे को उठा के ले गया स्कूल से, भले को बच गया, ये गुलदार वाली बच्ची तो डेथ हो ही गई उसकी। तो ये मानव वन्य जीव संघर्ष है। अगर ये राजधानी गैरसैंण होती तो उस तरह की पॉलिसीज़ बनती, उस तरह के प्रोग्राम बनते, जो हिमालयन सेंट्रिक या माउंटेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनेंगी, तो उससे फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे पर लाभ हैं, लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। देहरादून के लिए क्या लाभ है, मैं ये भी गिना देता हूँ आपको। देहरादून की कैरिंग कैपेसिटी जो है टोटल, राजधानी बिल्कुल वो तो गैरसैंण, रुक जा भाई तो जो देहरादून की मैं बात कर रहा हूँ, देहरादून में आपकी कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो चुकी। वैसे तो कैरिंग कैपेसिटी में मैक्सिमम कुछ होता नहीं है, ऑप्टिमम होता है, लेकिन मैं मैक्सिमम कहूँगा। इसमें एक्सटेंशन के कोई चांस नहीं है, चारों ओर रिजर्व फॉरेस्ट है। आप क्राइम देखिए, आप ट्रैफिक देखिए, अगर राजधानी गैरसैंण चली गई तो ये क्राइम में और ट्रैफिक में एकदम सुधार आ जाएगा। पूरे प्रदेश में कह रहा हूँ मैं, ये पूरे प्रदेश में सुधार आ जाएगा। इसलिए राजधानी गैरसैंण जरूरी है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आती है कि आप जिस टाइम पे सेवा में थे, सेवा के समय आपके करीबन कई ट्रांसफ़र भी हुए, तबादले हुए लगातार, तो कहीं ना कहीं ये क्या ईमानदारी की सज़ा थी या क्या था ये? इसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत हम चर्चा करते हैं। अरे तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ट्रांसफ़र होते रहते हैं सरकारी सेवाओं में, और हमने कभी परवाह नहीं की, डरा नहीं में, और अपना काम करते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इसको हम उस तरीके से ना देखें। अच्छा चलिए, एक चीज़ और बता देते हैं हम कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ की मैं यहाँ बात बताता हूँ। एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है जी, वो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने एक सिविल सर्विसेज बोर्ड की बात कही है। जो भी ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर होंगे उसमें सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक होगी, और उसके बाद ट्रांसफ़र होंगे जो IAS, IFS, IPS है। लेकिन यहाँ आज तक मैंने जब सर्विस से पहले मांगा था, एक भी बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। तो वो छोड़ो आप। चलिए, तो अगले सवाल पे हम सीधा चलते हैं। आपने एक रिटायरमेंट के बाद आपने एक इतना बड़ा फैसला लिया कि चलिए हम एक लंबा धरना ले लेते हैं। तो आपने देखिए, पहाड़ की पीड़ा मेरी नहीं है, ये आपकी भी है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ये इस बच्ची की भी है, और ये जो बैठे हैं, ये जो हमारे आनंद राम जी बैठे हैं, ये पहाड़ की पीड़ा के कारण बैठे, हिमालय की पीड़ा के कारण बैठे। आज कर्मी अनशन कर रहे हैं ये, तो क्यों कर रहे हैं? 8 तारीख से हम लगातार हर दिन हमारा एक नया आदमी कर्मी अनशन करता है, करीब 9 घंटे करीब बैठते हैं, चाहे व्रत कहें उसको, चाहे रोज़ा कहें, चाहे इफ्तारी कहें, कुछ भी। इफ्तारी तो शाम को होती है, कुछ भी कहें उसको, तो शब्दों में न जाएं। तो हमारी जो भावना है वो पहाड़ की पीड़ा नहीं देखी जाती,
क्योंकि हम लोग पहाड़ में पैदा हुए, वहीं आधारिक विद्यालय वहीं रतुड़ा से मैंने पढ़ाई की, या इंटर कॉलेज भी वहीं पढ़े, तो सभी लोग, तो ये जरूरी है राजधानी, इसलिए ये पीड़ा है। अच्छा, तो उसी का ये जुनून है कि वह हम जुनून बस तो आगे है, बढ़ते रहेंगे। जुनून तो है, नहीं ये स्वस्फूर्त है। स्फूर्त विश्व है। मैंने सर्विस से पहले भी सूचना के अधिकार में ये मांगा था सरकार से, सचिव उत्तराखंड शासन, कि आप बताइए आपने गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने के लिए कितने काम किए, क्या क्या काम किए, कितने पैसे खर्च किए, भारत सरकार ने कितने दिए, सूचना नहीं दी। मैंने एक सूचना ये मांगी कि 9 नवंबर 2000 के बाद सांसद निधि, विधायक निधि में कितने गाँव में क्या क्या काम हुए। ज़्यादातर ब्लॉक्स ने सूचना नहीं दी, कुछ कुछ लोगों ने दी, और दुखद स्थिति यह है कि विधायक निधि, संसद निधि हमारी जो है हरियाणा में और आपके यूपी में जा रही है, तो ये दुखद है। अब हमारे जनपद, और हम लोग नॉन पॉलिटिकल, हमारा केवल एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है, गैरसैंण। अच्छा, एक सवाल जो मैं ज़्यादातर जगहों पे पूछता हूँ, एक सवाल ये है कि हमको ये प्रदेश जो है वो हमें इन्हीं धरनों की बदौलत मिला है, इन्हीं आंदोलनों की बदौलत मिला है, लेकिन अब हर एक चीज़ जो है, नहीं आप पीछे, जो हर एक चीज़ जो है, कुछ भी कार्य अगर आपको कराना पड़े तो हर एक चीज़ के लिए आप धरने और अनशन पे ही बैठे रहेंगे। ये तो बड़ा मतलब कैसी सोचने वाली विषय है कि क्यों हम लोग हर चीज़ के लिए धरना देना पड़ रहा है। छोटे भाई, 42 शहादतों के बाद ये राज्य बना। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। माताएं बीती उसमें कई शहादत देने वाली, जी, है ना। एक शहादत राजधानी के लिए हमने 43 लिखा हुआ, मोहन उत्तराखंडी ने बेनीताल नामक स्थान पर 38 दिन भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी शहादत हो गई। राजधानी तो नहीं बनी। खैर, ये 5वां चरण है राजधानी आंदोलन का। हमने ये नहीं कह रहे कि हमसे पहले नहीं हुए, 5वां चरण है। कभी महिला मंच ने किया, कभी राजधानी निर्माण समिति ने किया, कभी और लोगों ने किया। ये हमारी फितरत हो गई है। इन्होंने हमको मजबूर कर दिया, नैरेटिव डेवलप कर दिया कि आप बेटा लड़ते रहो। वो है गिरदा जी की, क्या है वो, मैं लड़ लो, क्या है वो, हम लड़ते रहे हो बहनी, हम लड़ते रहो। जी जी, है ना। तो वो लड़ने की फितरत इस पहाड़ की हो गई है भाई। 3-3 जगह, 4-4 जगह आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में है बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, सेंटर में है। ठीक अदद राजधानी तो मांग रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई हम हवा में नहीं मांग रहे। आपने राजधानी नहीं बनाई। आप अमरावती का उदाहरण लो, चंद्रबाबू नायडू ने ठोक के पैसा लिया और कितना सुंदर शहर बना दिया, वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आ गया। हमारे यहाँ तो कुछ आया नहीं। गैरसैंण को तो उनको ठंड लगती है, कुछ विधायकों को। हमारे एक माननीय मंत्री जी कहते हैं उसको वेडिंग डेस्टिनेशन बना दें। उनका प्रेमनगर आश्रम बहुत अच्छा है वैसे वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए। और ये जो विधानसभा है हमारी नाले के किनारे बनी हुई है यहाँ देहरादून की, उसको बनाना चाहिए वेडिंग डेस्टिनेशन। हम तो ये कह रहे हैं सरकार से, अरे ठीक है आप वेडिंग डेस्टिनेशन यहाँ के भवनों को बनाइए ना, राजधानी गैरसैंण ले जाइए। यही तो मांग कर रहे हैं। अब भाजपा सरकार 27 में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर पॉलिटिक्स पे आ ही गए हैं तो आपको किन किन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपको समर्थन मिला है, क्या कुछ उनकी बात रही? कांग्रेस के काफ़ी लोग आए, विधायक भी आए और उनके नेता भी आए। यूकेडी के भी काफ़ी लोग समर्थन में आए हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के समर्थन में आए हैं, और आपके आम आदमी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सचिन थपलियाल यहीं बैठे हुए हैं देखिए। और इसी तरह जो है छोटी मोटी बड़ी पार्टियाँ जो रजिस्टर्ड पार्टियाँ भी हैं। कल ही मसूरी से एक पार्टी वाले आए थे, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा अभी शायद, तो वो आए। 200 के करीब पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो नेशनल पार्टी 3 है, बीजेपी, कांग्रेस और आप। और स्टेट पार्टी मेरे ख्याल से यूकेडी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका इलेक्शन कमीशन एक प्रोविज़न होता है उसमें। तो मान्यता प्राप्त में है ना, नहीं स्टेट नहीं है ना, स्टेट रजिस्टर्ड है। हाँ रजिस्टर्ड में ही है खाली अभी, स्टेट पार्टी नहीं है, क्योंकि उनके 1/6 वोट या कुछ है परसेंटेज, वो उतने आने चाहिए एक राज्य में जिसमें वो स्टेट पार्टी बनेंगे। हाँ, अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो अब लगातार ये जो गैरसैंण की जो मांग है वो पॉलिटिक्स वाले लोग भी कई उठाते हैं, जैसे यूकेडी हो गई या कांग्रेस हो गई, ये सभी लोग इन सब मुद्दों को उठाते हैं। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब 27 में चलिए बीजेपी ने तो अपना काम दिखा दिया कि हाँ भाई हम गैरसैंण को राजधानी नहीं बना पाए, तो क्या भविष्य में आप किस कुछ देखो 22 में जी जो उनका घोषणा पत्र था या संकल्प पत्र था, 22 में केवल यूकेडी ने कहा हम राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। अब आज की तारीख में कांग्रेस और जोर से कह रही कि हम तो वहीं शपथ लेंगे
और उनके अध्यक्ष कह रहे अगर राजधानी नहीं बनी गोदियाल जी तो हम अपनी शहादत दे देंगे, तो 2 पार्टी तो आई गई। बाकी ये छोटी पार्टियां तो सब सपोर्ट में, आप हो गए, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो गए या कोई और, हाँ नेशनल पार्टी है लेकिन यहाँ के लिए छोटी है, यहाँ स्मॉल प्लेयर है। उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ, आप उससे अदरवाइज मत लीजिए, आप गुजरात जीतने वाले हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के जो छोटे प्लेयर हैं वो साथ हैं, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि ये जो इनको मजबूर कर दे, और मुझे तो लगता है कि मई में ये राजधानी बनाएंगे बीजेपी वाले, क्योंकि ये सोचे कि हाँ चुनाव से पहले, क्योंकि अभी जनगणना भी चल रही है। नहीं क्योंकि बनना तय अच्छा राजधानी। तो मुझे ये लगता है नहीं बनाएंगे तो ये जवाब देगी जनता, इनको उखाड़ फेंकेगी, और जो ये अपने को राजा समझ रहे हैं ये रंक हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर काफ़ी लंबा भी इंटरव्यू हो चुका है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप चौखटिया के आंदोलन में भी रहे और कई अन्य आंदोलन भी आपके द्वारा रहे, तो क्या कुछ आप आज जो मांग है आप लोग की, उन सब क्या कुछ आप कहेंगे आज, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जय पहाड़ी का उद्घोष लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपने बाबा केदार और बद्रीनाथ बाबा का आशीर्वाद आप लोगों को भी मिले, आपके चैनल को भी मिले, और हमें यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मिले। तो यहाँ पे हमने जो हमारा मेन मकसद ये रहा कि हम गैरसैंण को राजधानी किसी भी कीमत पर बना के रहेंगे, और जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी हमारे पास जो भी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियाँ हैं, हम उन पार्टियों से पूर्वाग्रह भी करते हुए आए हैं, और आज भी हम फिर उनसे दोबारा से इस अपने इस आमरण अनशन और अपने कर्मिक अनशन के माध्यम से फिर हमें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह भी करेंगे। और अगर वो इसी तरह से हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आने वाले जो भविष्य में इसके बहुत ही प्रतिकूल असर होंगे। और हमारी जो सिर्फ एक गैरसैंण राजधानी जो हमारी शुरू से लेकर के डिमांड रही है, हम इस डिमांड को क्यों रखते हैं? हम इस डिमांड को इसलिए रखते हैं कि गैरसैंण अगर उत्तराखंड हमारा गर्व है तो गैरसैंण हमारे दिलों की धड़कन है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, गैरसैंण को हम भूल नहीं सकते हैं। हमारी जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं, हमारे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं, हमारी वहाँ की लोकल जनता है, हमारे वहाँ के लोकगीत, हमारे वहाँ के लोक नृत्य, हमारे वहाँ के लोगों की जो एक आस्था है वो गैरसैंण से शुरू से ही जुड़ी है। हमारे जितने भी लोगों ने शहादत दी थी, हमारे जिन लोगों ने इस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की थी, वो स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी हों, चाहे वो विपिन त्रिपाठी जी हों, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी की जो भी परिकल्पनाएँ थी, और बाकी और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, काशी सिंह ऐरी जी हैं, जसवंत सिंह जी हमारे जो पहले विधायक हमारे क्षेत्र से रहे थे, तो उन लोगों ने इतनी बड़ी एक नींव डाली थी, और उनकी यही परिकल्पना थी कि शुरू से ही कि हमारी राजधानी जो होगी वो गैरसैंण होगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा आज एक पहला स्टेट ऐसा है कि जिस प्रदेश का जन्म तो हो गया, लेकिन माँ बाप आज तक उन्होंने किसी ने इसको सुनिश्चित नहीं किया है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आज आपने आम आदमी पार्टी ने कुछ हाल ही में उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत अपना प्रकोष्ठ डालने की कोशिश करी है, तो क्या कुछ अब इस गैरसैंण राजधानी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ हम लोग है नहीं, उत्तराखंड में इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जो परिणति देखी जा रही जिस हिसाब से, तो लोग जनता के अंदर एक स्वाभाविक मांग है व्यवस्था परिवर्तन की, तो आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आने वाली है, और आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर कलम की पहली नोक पे राजधानी का उद्घोष कर देगी, राजधानी घोषित कर देगी। ये मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ वहाँ पे ना, लेकिन उसके बाद फिर असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक कृत्य हो रहा है, बगैर राजधानी के किसी भी राज्य का संचालित होना तो असंवैधानिक ही है, तो राजधानी जल्द से जल्द घोषित होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे घोषणा तो वैसे हम देखा जाए तो हमारे जो अन्य पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं रही है। अब हम अगर यूकेडी आज ये बात करती है भले ही कि हाँ भाई हम प्रदेश में हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन जब वो रहे भी उस टाइम पे भी, जब वो सत्ता में भी गए तब भी उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं। अभी कांग्रेस के भी कुछ ना कुछ विधायक तो हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने भी इस पूरी मांग को किसी मुखरता से इस तरीके से नहीं रखा कि हाँ भाई उस पर किसी को विचाराधीन होना पड़ जाए। तो एक्चुअल में एक कहावत है ना कि गुनाह किया था उसमें, और मतलब
ऐसा कुछ करके कि पल भर में वो कुछ किया था, ऐसा कुछ गुनाह किसी ने किया किया, था, सजा किसी को मिली, सजा किसी, माफ़ करना, सजा किसी को मिली। तो सजा जनता को तो सजा हमने, गुनाह इन्होंने किया, क्या किया कि जब ये लोग, जब तिवारी जी आए थे, जब सर्वप्रथम जो सरकार की उत्पत्ति हुई थी राज्य के अंदर, उन्होंने राजधानी का घोषणा ही नहीं करी। जबकि ये जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था, उसमें तो स्पष्ट है कि राजधानी हम पहाड़ों पे होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट है। उसमें भी नहीं, जब आपने देवेगौड़ा के टाइम हुआ था। हाँ, आपने यूकेडी का जिक्र किया, तो यूकेडी ने स्पष्ट अपने विधेयक में इसका जिक्र किया था कि एक ऐसे पहाड़ का स्वरूप हो जिसकी राजधानी गैरसैंण हो। तो हमारी पब्लिक ने, समाज ने और पब्लिक से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं राजधानी को पहाड़ में ही माना है। और जिस प्रकार से अभी अमित शाह जी ने भी 31 मार्च, अभी 2 तारीख को संसद में बयान दिया शाह जी ने कि अब जो भारत है वो नक्सल फ्री हो चुका है। नक्सल फ्री यानी कि पर्यावरण, प्रकृति का जो बचाने वाले लोग थे, ये अमूमन उन्हीं को नक्सलवादी कहते हैं, जो जंगलों को अधिकार, आदिवासी समाज को ही नक्सल कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से जल जंगल ज़मीन पे जो कब्जा होता, इंडस्ट्रियल लॉबी जो हावी होती जा रही है पूरे पहाड़ों के अंदर। हमने तो यहाँ तक कि सुना है कि अंडरवर्ल्ड एंट्री कर चुका है पहाड़ों पे, जो दुबई का, खासकर देहरादून, ये न्यूज़ डेस्क है, पहाड़ों के अंदर अंडरवर्ल्ड एंट्री कर चुका है, ठीक है। और यहाँ तक भी सुना है कि दिल्ली के गलियारों में देवभूमि का जो देवभूमि हटाने की चर्चा है, देवभूमि का जो टैग है वो देवभूमि से, उत्तराखंड से हट जाएगा आने वाले समय पे, हिमाचल को चला जाएगा। ये लोक कल्याण जो मार्ग है, जहाँ पर संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर विमर्श हो रहा है कि इस तरीके के एक सरकमस्टांसेस यहाँ पर फैलते जा रहे हैं। और कहीं से भी हम देवभूमि तो देव है ना, देहरादून में तो नहीं रहेगी साहब। हाँ, अगर देहरादून राजधानी रखते हैं तो नहीं बनेगी राजधानी। चलिए, काफ़ी लंबी भी ये वार्ता हो चुकी है और देखा जाए तो बिल्कुल ये वार्ता लंबी होनी भी चाहिए, क्योंकि इस पर विचाराधीन होने की ज़रूरत सरकार को भी है और आने वाली जितने भी सत्ता पक्ष के या फिर जितने भी चुनावी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल पहाड़ी राज्य किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। खैर, तब तक के लिए आगे क्या कुछ होता है इस पूरे धरने को लेकर वो हम आपके साथ अपडेट के द्वारा साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।